मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बीकॉम, बीए तथा बीएससी के द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र तीसरा कथ्यतर गद्य। इस पाठ्यक्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं ये सुप्रसिद्ध ऐसा निबंध अध्ययन के लिए है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के मूर्धन्य कलाकारों में से एक कलाकार हैं। इतिहासकार, निबंधकार, समीक्षक आदि बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में हजारी प्रसाद जी को जाना जाता है। कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, साहित्य की भूमिका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चारू चंद्रलेखा, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा आदि प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में भी वे लिखा करते थे। इसी योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें भाषा आयोग का सदस्य भी बनाया। बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में कई सालों तक अध्यापन का कार्य किया और साहित्यिक योगदान के कारण 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया और बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे हिंदी के एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सामने आते हैं। उनका बहुचर्चित ऐसा निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो माध्यमिक कक्षा, उच्च माध्यमिक कक्षा और साथ ही साथ यूजी और पीजी के लिए भी ये निबंध पाठ्यक्रम में समाहित है। ऐसा एक बहु वैचारिक ऐसा निबंध हम इस ऑडियो के माध्यम से समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने नहीं दे तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। आखिर इतने बेहया क्यों होते हैं ये? कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे। इतिहास अपनी गति से चला। नाग हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली थी। इतिहास आगे बढ़ा और पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने और बमों ने, वायुयानों ने इतिहास को किसी कीचड़ में भर घाट तक घसीटा। ये सब हम जानते हैं। नक धर्मधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चलने लगा था। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के दंतावलंबी जीव हो, जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले हो।
मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पहले वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति की वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता, उसके बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। ये उसे असह्य है, लेकिन यह कैसे कहूँ नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ है, ये तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। मुझे हिरोशिमा याद आती है। ये उसकी भयंकर पाशु वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दिया जाए वो मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था, सुंदरता के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। दक्षिण के लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यचित बनाया है। ये बात चाहो तो भी भूल नहीं सकते। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मनुष्य शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। ये वृत्तियां अनायास रूप से, जैसे कि नाखून बढ़ते हैं वैसे आती रहती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियां को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें तो उसे वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। ये कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो वृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द व्यवहार में नहीं है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनाधीनता या किसी की अधीनता का। उसने अपने आज़ादी की जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। आज भी अनाधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में हम सोचते हैं। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता।
अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। सो हमें परीक्षा करके ही बात सोच लेनी होगी। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वो हितकर वस्तु निकल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं की उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते गए वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता मनुष्य की प्रवृत्ति है, सो का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य ने नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई हो। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना ये मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में घृणा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्था में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचय से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है।
परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा।